ओम श्री गणगणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी शुक्रदेव तथा माता लक्ष्मी की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो सेंटर में। और वरुण एस्ट्रो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में, यह दैनिक पंचांग नित्य के बाद इच्छा भागों में हुआ करता है और आपके सुझाव के अनुसार इसका लघु रूप भी हमने प्रस्तुत कर दिया है और अपलोड कर दिया है यूट्यूब में। डेटा जो भी यहाँ प्रयुक्त हो रहे हैं वह ऋक पंचांग से लिए गए हैं, छवि गूगल से ली गई है और आप तक हम YouTube के सौजन्य से इस प्रस्तुति को पहुंचा पाने में सफल हो रहे हैं। तो दैनिक पंचांग की तरफ हम चलते हैं जो 6 भागों में है और उसके पहले भाग में हम आपका स्वागत करते हैं। आज दिनांक 18 अप्रैल 2025, सूर्योदय 5:24 पर और सूर्यास्त 6:14 पर, सनराइज 5:24 AM, सनसेट 6:14 PM। माह वैशाख, कृष्ण पक्ष, शाका संवत 1946 क्रोधी, विक्रम संवत 2082 कलायुग, दिशा सूल पश्चिम। फिर भी यदि पश्चिम दिशा में आपको यात्रा करना पड़े तो जौ खाकर या दूध पीकर यात्रा करें, यात्रा को शुभ बनाए। पंचांग के पांचों अंक दिनवार शुक्रवार, तिथि संध्या 5:07 तक पंचमी, उसके बाद षष्ठी और नक्षत्र प्रातः 8:21 तक ज्येष्ठा, उसके बाद मूला। योग देर रात्रि 1:04 तक परिक, उसके बाद शिव। करण संध्या 5:07 तक तैतिल, उसके बाद गर्भ। महत्वपूर्ण मुहूर्त ये रहे हमारे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व यह देखें भोलेनाथ का वास कहाँ है। तो जब तक पंचमी तिथि है कृष्ण पक्ष का, यानी संध्या 5:07 तक, तब तक भोलेनाथ नंदी पर सवार है, जो अभिष्ट सिद्धि के लिए बहुत ही उपयुक्त है। उसके बाद भोलेनाथ भोजन पर जाते हैं, जो कि उतना शुभ नहीं है। महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:23 से 12:15 अपराह्न तक, अमृतकाल देर रात्रि 3:25 से 5:09 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:57 से 2:49 तक, गोधूली बेला संध्या 6:13 से 6:35 तक, निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:26 से मध्य रात्रि 0:11 तक। यहाँ यह बताते चले कि देर रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त सबसे उपयुक्त होता है। अशुभ काल, अशुभ मुहूर्त में राहु काल दिन के 10:13 से 11:49 तक, गुलिक काल प्रातः 7 बजे से 8:36 तक, यमगंड अपराह्न 3:01 से 4:38 तक, संध्या और वर्ज मुहूर्त संध्या 5:01 से 6:45 तक, गणमूल प्रातः 5:24 से 5:23 तक, यानी अहोरात्रि सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। आकाशीय स्थिति, ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें तो चंद्रमा आज वृश्चिक राशि से निकलकर अपनी नीचता को समाप्त कर तुला राशि में जाएंगे। जब तक वृश्चिक राशि में है तब तक थोड़ा सा, क्योंकि नीच राशि में है, कुछ नीच का प्रभाव कुछ तो रहेगा, हालांकि अंश अब बहुत कम है, इसलिए कुछ नीचता समाप्त कम हो सकती है, किंतु इसका प्रभाव रह सकता है। शेष ग्रह पूर्व की भांति अब उसी राशि में, और इस प्रकार देखें तो मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 1 ग्रह, सम राशि में 5 ग्रह। बृहस्पति और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन है और इस प्रकार
बृहस्पति की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 4 ग्रह हैं, मंगल की राशि में 2 ग्रह हैं, चंद्रमा की राशि में 1 ग्रह है। सूर्य और शनि की राशि में कोई ग्रह नहीं है। नक्षत्र के अनुसार यदि हम फल को देखते हैं, ग्रहों की स्थिति को देखते हैं, तो शुक्र चंद्र राहु ये स्वतंत्र ग्रह हैं क्योंकि उनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। और बृहस्पति देव के नक्षत्र में सबसे ज्यादा ग्रह 3 ग्रह हैं, उसके बाद शनि देव के नक्षत्र में 2 ग्रह हैं। केतु देव, बुध देव तथा सूर्य देव और मंगल देव के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। तो इस प्रकार कहें कि मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 4 ग्रह है। किसी भी ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन नहीं है। तो ये रहे आज के हमारे हमारे दैनिक पंचांग के पहले भाग की प्रस्तुति। हम आपको दूसरे भाग में लिए चलते हैं, जहां हम आपको जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार दिन कैसा होने की संभावना है, उसके बारे में हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं। और बने रहिए हमारे साथ, कहीं जाइए नहीं। स्वागत है आपका दैनिक पंचांग के दूसरे भाग में। आज प्रातः 8:21 तक ज्येष्ठा नक्षत्र है, उसके बाद मूला नक्षत्र। हमने अभी अभी बताया था कि जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार हम फल यहां करते हैं। इसे तारा बल भी कहा जाता है या नव तारा चक्र भी कहा जाता है। यह चूंकि बहुत ही उपयोगी सूत्र है, नव तारा चक्र केवल दिन निकालने के लिए नहीं बल्कि अन्य कार्यों के लिए भी, इसलिए इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने एक अलग वीडियो प्रस्तुत किया है, नव तारा चक्र, जिसमें हमने उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी है, क्योंकि यह अद्भुत विधि है नवतारा चक्र। और इससे आप केवल दिन नहीं देख सकते, मुहूर्त भी देख सकते हैं। साथ ही साथ विभिन्न जीवन में आए हुए विभिन्न व्यक्तियों से कैसा संबंध आपका होगा वह भी आप इससे देख सकते हैं। तो आप उसे जरूर देखें। और आपके सुझाव के अनुसार हमने एक प्रैक्टिकल वीडियो भी अलग से फिर डाला है। तो यहां संक्षेप में बता दें, कुल 27 नक्षत्र होते हैं जो क्रम के अनुसार होते हैं, निर्धारित क्रम के अनुसार 1 से 27 क्रम उनको क्रम दिया गया है। और 27 नक्षत्र होते हैं और ग्रह 9 ही हैं, इसलिए और वे ग्रह का क्रम भी निर्धारित है जो दशा के अनुसार होते हैं, यानी केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध। पहला ग्रह केतु से आरंभ होता है, अंतिम ग्रह बुध बनते हैं। ये महादशा के अनुसार होता है। तो कुल 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, इसलिए 9 नक्षत्रों के समूह को एक श्रेणी में रखकर 3 श्रेणी बनाए गए। और प्रत्येक श्रेणी में से पहला जो नक्षत्र हुआ, यानी पहला, 10वां और 19वां, इनका स्वामित्व पहला ग्रह केतु को दिया गया। और इसी तरह से 5वां जो नक्षत्र में 5वां, 14वां, 23वां, उनका 5 स्वामित्व 5वां ग्रह जो बनते हैं महादशा के अनुसार मंगल, उनको दिया गया। और 9वां नक्षत्र जो बनते हैं, 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र जो हुए, उनका स्वामित्व 9वां ग्रह जो बने महादशा के अनुसार बुध, उनको दिया गया। इस प्रकार नक्षत्रों के समूह को का स्वामित्व ग्रहों को दिया गया। गणना के कैसे करते हैं यह महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि गणना करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी से गणना आरंभ की जाती है, यानी वे पहला ग्रह होते हैं और वो पहला ग्रह मिश्रित फल देते हैं। उसके बाद वहां से
दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह शुभ फलदायी होते हैं। वहीं तीसरा, पांचवां, सातवां ग्रह अशुभ फलदायी होते हैं, पीड़ादायक होते हैं। सातवां विशेष पीड़ादायक, आठवां, नौवां विशेष शुभ फलदायक। तो आज का देखते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र जो है बुध का नक्षत्र, उनका स्वामी तो बुध को गया, क्योंकि ये 18वां नक्षत्र बनते हैं, तो 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र के स्वामी बुध बने, इसलिए इनको मिश्रित फल मिला। आज जो जातक चाहे अश्लेषा में जन्म हुआ, ज्येष्ठा में जन्म हुआ या रेवती में जन्म हुआ, उनके लिए मिश्रित फल होगा। उसके बाद वहां से तीसरा, पांचवां, सातवां ग्रह क्रमशः शुक्र, चंद्रमा और राहु बनते हैं, इसलिए वे अशुभ फल देंगे। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां क्रमशः केतु, सूर्य, मंगल, बृहस्पति और शनि बनते हैं, ये सुफलदायी। प्रातः 8:21 के पश्चात यानी दिन भर मूला नक्षत्र होगा, जिसके स्वामी केतु बनते हैं, और केतु मिश्रित फल देंगे। और वहां से तीसरा, पांचवां और सातवां ग्रह क्रमशः सूर्य, मंगल और बृहस्पति बनते हैं, जो कि पीड़ादायक हो सकते हैं, असुफलदायी हो सकते हैं। और दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और नौवां ग्रह क्रमशः शुक्र, चंद्रमा, राहु, शनि, बुध बनते हैं, ये सुफलदायी होने की संभावना है। तो आप जरूर देखें हमारे नव तारा चक्र पर जो प्रस्तुति है अलग से, वह आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और उपयोगी होगा। इसी उद्देश्य से हमने अलग उसको वीडियो डाला है। तो चलते हैं दैनिक पंचांग के तीसरे भाग में। चंद्रमा जिस राशि में होते हैं, अभी नक्षत्र की बात कर रहे थे, अब चंद्रमा जिस राशि में होते हैं उनके उसके अनुसार कैसा फल देंगे। तो प्रातः 8:21 पर चंद्रदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है, जब वे वृश्चिक राशि से निकलकर तुला राशि में, धनु राशि में प्रवेश करेंगे। वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि जलीय राशि से अग्नि राशि है। तो राशि अनुसार दिन कैसा होने की संभावना है। तो वृषभ, मिथुन, प्रातः 8:21 तक वृषभ, मिथुन, कन्या, मकर, कुंभ राशि वालों के लिए दिन उत्तम होने की संभावना है। वहीं प्रातः 8:21 के पश्चात मिथुन, कर्क, तुला, धनु, मकर, कुंभ, मीन के लिए सुफलदायी। तो ये रहे हमारे, इसे चंद्रबलम कहते हैं। और इसकी उपयोगिता जन्म राशि के अनुसार कैसा दिन है, यह देखने के लिए चंद्रमा जन्म राशि के अनुसार इसका दिन देखा जाता है। आज का सूर्य की राशि के अनुसार, सूर्य मेष राशि में है, लग्न के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है, या शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। तो शुभ मुहूर्त हमने अलग अलग राशियों, अलग अलग राशियों की जड़ता के अनुसार स्थिर अस्थिर राशि का एक जगह शुभ मुहूर्त हमने आपको सूचीबद्ध किया है। उसके बाद जो स्थिर लग्न है उनकी सूची एक जगह की गई है। और जो जो द्विस्वभाव है, यानी स्थिर और जड़ और अस्थिर दोनों, उनका एक जगह हमने सूचीबद्ध किया है। यह विभिन्न कार्यों से संबंधित लोगों के लिए उपयोगी है, या जो नया कार्य शुरू करने जा रहे हैं उनके लिए भी अति उपयोगी है। तो ये इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको अगली प्रस्तुति में चलते हैं, जो तत्व के अनुसार है। मुहूर्त वही है, लेकिन उन्हें सूचीबद्ध अलग तरीके से किया गया है, कि जो यदि ऐसे कार्य से संबंध है जिसमें ऊर्जा, जोश आदि का उपयोग हो, और उसमें भी यदि वो देखें तो चर, स्थिर या द्विस्वभाव उनका क्या कार्य है, उससे संबंधित उनका मुहूर्त है। उसी तरह से भवन, भूमि, भवन, पेड़ पौधे आदि से संबंधित कार्यों या नए कार्य से संबंधित मुहूर्त अलग है। और ऐसे कार्य जो बोलकर, जिसमें संचार, यात्रा आदि का हो,
जो वायु तत्व जिसे बोलते हैं तत्व के अनुसार उसका मुहूर्त अलग हमने दिया है। जहाँ भावना, इमोशंस, मानवता, दया, ममत्व का उपयोग हो, उसकी सूची हमने अलग डाली है। तो ये रहे हमारे मुहूर्त का आपके उपयोग के लिए, क्योंकि विशेष मुहूर्त में अगर ये काम किया जाए लग्न मुहूर्त के अनुसार, तो जो फल होते हैं, अगर स्थिर वाले फल होना चाहिए तो स्थिर फल होते हैं, यदि अस्थिर वाले होते हैं तो अस्थिर होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, यदि विवाह आदि हो तो स्थिर लगन में करनी चाहिए। उसी तरह से यदि नौकरी व्यवसाय आदि करना हो तो स्थिर लगन होता है। लेकिन किराना दुकान जैसा चीज जो खोलना, जहाँ दोनों की आवश्यकता है, स्थिर ग्राहक की और जो चलायमान ग्राहक की भी, क्योंकि स्थिर ग्राहक उधार ज्यादा कर सकते हैं तो ऐसे में लॉस हो सकता है। तो उसके लिए भी द्विस्वभाव का मुहूर्त ज्यादा उपयोगी होता है। तो यह मुहूर्त उनके लिए है। हम आपको ले आए हैं अपने दैनिक पंचांग के 5वें भाग में। यह चौघड़िया मुहूर्त दिखाता है। चौघड़िया ज्योतिष इसको कहते हैं, या चौघड़िया मुहूर्त इसको कहते हैं। यह शुभ और अशुभ समय दोनों को दर्शाता है। कौन सा अशुभ और अशुभ काल है? चूंकि हम विभिन्न कार्य करते हैं, इसलिए कार्य के अनुसार कौन सी अवधि शुभ है, इन्हीं चीज को यहां दर्शाया गया है। और इसलिए इसकी उपयोगिता वैसे लोगों के लिए भी है जो कोई मुहूर्त नहीं देखे, कम से कम चौघड़िया जरूर देखना चाहिए। चौघड़े दिन के कुल, इस पर चौघड़िया की चूंकि उपयोगिता ज्यादा है, इसलिए अलग अलग वीडियो हमने चौघड़िया का हिंदी और अंग्रेजी में, चौघड़िया की उपयोगिता और यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया हमने डाला है। यह आपके लिए अति उपयोगी होगा, यह हमारा विश्वास है। तो यह मुहूर्त आपके लिए है। और इसे हम, क्योंकि दिन के, इसे हम इसकी अनुशंसा करते हैं कि लोग इसका उपयोग करें। और दिन के कुल चार, संक्षेप में बताएं कि दिन में कुल 8 प्रहर होते हैं, रात्रि के 8 प्रहर होते हैं, किंतु 7 ही दिन होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया का ही नामकरण किया गया। और 8वां चौघड़िया जो होता है, पहले चौघड़िया की ही पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है। सूर्योदय के समय जो आज का दिन है, क्योंकि सभी चौघड़िया का दिन से संबंध होता है, वही चौघड़िया से आरंभ होता है। और दिन का चौघड़िया जो होता है साप्ताहिक दिन का, क्योंकि सभी चौघड़िया का साप्ताहिक दिनों से संबंध है। और साप्ताहिक दिनों का संबंध का स्वामित्व विभिन्न 7 ग्रहों को दिया गया, और 7 ग्रह को विशेष कार्य करने के लिए अधिकृत दिए गए। जैसे सूर्य को सरकारी कार्य, मंगल को दुश्मन संबंधी, बुध को विद्या संबंधी, बृहस्पति देव को विवाह आदि शुभ कार्य, अन्य शुभ कार्य। इस तरह से सभी ये को, ग्रहों को कुछ न कुछ विशेष कार्य दिए गए। और इस तरह से अगर कहें कि हर चौघड़िया विशेष कार्य करने के लिए उपयुक्त होता है। और इसलिए हमने कहा कि आपको अलग इसका वीडियो हमने आपके लिए प्रस्तुत किया है, आप जरूर देखें। उसकी यह आपके लिए ज्ञानवर्धक और उपयोगी होगा, यह हमें विश्वास है। तो आज का चौघड़िया देखते हैं। दिन आज चूंकि शुक्रवार है, चर चौघड़िया से दिन आरंभ होता है और चर चौघड़िया से दिन समाप्त होता है। चौघड़िया के उपयोग मुहूर्त का उपयोग करते समय यह हम सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह, क्योंकि दिन का चौघड़िया जो होता है वो वार वेला, राहु काल और ये काल वेला से ग्रसित होता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित हुआ करता है। तो कहीं वह इन अशुभता से अधिव्याप्त तो नहीं है। जैसे आज का ही चौघड़िया लें, अमृत चौघड़िया बहुत ही उत्तम चौघड़िया है किसी भी कार्य को करने के लिए, किंतु यह वार वेला से ग्रसित है। और काल चौघड़िया दुश्मन को परास्त करने के लिए है, वह राहु काल से ग्रसित है। तो रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया, जो कि विद्यार्जन से संबंधित है, काल रात्रि से ग्रसित। तो इस तरह इन जो अशुभता से जो अधिव्याप्त हो, उस चौघड़िया का
त्याग करना ही शुभ होता है, क्योंकि शुभता कम अशुभता ज्यादा होती है इसका उपयोग करने से। तो ये रहे हमारे चौघड़िया के प्रस्तुति। दैनिक पंचांग की 5वें भाग की प्रस्तुति का यहाँ समापन होता है, और हम आपको छठे भाग में आप ले चलते हैं, जहां हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। हम पूर्व के प्रस्तुति में यह बताते चले हैं कि अंक ज्योतिष एकल अंक पर काम करती है, सिंगल डिजिट पर काम करती है। इसलिए जब भी हमें अंकों का समूह मिलता है, उसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, बदल लेते हैं, एकल अंक में परिवर्तित कर लेते हैं, उनके सभी अंकों को जोड़कर। चाहे और यदि वे शब्द में है, अक्षर में है, तो उनका जो अक्षरीय उन अक्षरों का अंकीय जो मूल्य है, उसमें वह परिवर्तित कर फिर अंकों को जोड़कर तब उसका उपयोग करते हैं। अंक ज्योतिष में मूलांक और भाग्यांक, ड्राइवर और कंडक्टर, मूलांक जन्मतिथि का योग और भाग्यांक जन्मतिथि वर्ष और माह का योग, ये दो महत्वपूर्ण अंक होते हैं, और इन्हीं से तालमेल कर हम सभी विभिन्न विवेचना करते हैं। क्योंकि हमें जन्म के गिफ्ट के रूप में ईश्वर द्वारा अंक जो है ज्योतिष अंक हमारे हमें जन्म तिथि माह और वर्ष ही मिले हैं तथा समय मिले। समय को हम यहाँ प्रयोग में नहीं लाते अंक ज्योतिष में, केवल जन्म तिथि को का योग करते हैं और उसी के अनुसार हम आकलन करते हैं। यदि हमारा मूलांक और भाग्यांक आपस में तालमेल नहीं खाता है, वैमनस्य है या कुछ इस तरह की परिस्थिति है, स्ट्रगल लाइफ चलती है उसके कारण, तो हम कोई ऐसा अंक ढूंढते हैं जो दोनों के मित्र हों और मोबाइल नंबर या नाम में आवश्यक शुद्धि कर उसे हम मूलांक और भाग्यांक को शुभता लाने की कोशिश करते हैं। यही अंक ज्योतिष है। तो आज का तिथि को देखें, 18/4/2025। तिथि का योग करते हैं तो 9 होता है, और 18/4/2025 का योग करते हैं तो 4 होता है। 9 और 4 का कॉम्बिनेशन, 8-4 का कॉम्बिनेशन, 4-4 का कॉम्बिनेशन शुभ नहीं होता है। यानी 4 भाग्यांक, 4 मूलांक, 8 भाग्यांक, 4 मूलांक, 4 भाग्यांक और 8 मूलांक, जो उसको उलट भी दे सकते हैं। यानी 4-8 का कॉम्बिनेशन, 4-4 का कॉम्बिनेशन, 9-4 का कॉम्बिनेशन, 4-9 का कॉम्बिनेशन, 4-8 का कॉम्बिनेशन। इस तरह से हम इसको देखते हैं कि यह उत्तम नहीं होता है। इसलिए आज यदि देखें तो 4 अंक का तालमेल शुभ कहां कहां पर है, तो 4 अंक का जो शुभता है वह एक अंक से बहुत अच्छा तालमेल रख रहा है। इसलिए जो व्यक्ति 1-10-19-28 को जन्म लिए हैं किसी भी माह का, उनका मूलांक 1 बनता है। सूर्य देव इनके स्वामी बनते हैं, 3 स्टार मिल रहे हैं, 80 से 90% सफलता का दर होने की संभावना है। क्योंकि जो 4 अंक होते हैं उनके स्वामी राहु होते हैं, छाया होता है, और छाया का अस्तित्व तभी होता है जब तक सूर्य रहता है। इसलिए इसे छाया कहें, इसे स्मोक कहें, यह छाया ग्रह के नाम से ही जाना जाता है। या ऐसे व्यक्ति जो 4 वाले होते हैं वो ज्यादा सोचते हैं। तो आगे चल के देखते हैं। चंद्रदेव जी इनके स्वामी बनते हैं, 2 मूलांक होते हैं, 2-11-20-29 इनका जन्म तिथि होता है, और इनका दिन उतना अच्छा नहीं होने की संभावना है। 1.5 स्टार मिल रहे हैं, 30% सफलता का दर होने की संभावना है। राहु को डिप्लोमेटिक लायर भी बोला जाता है। तो चंद्रमा को लायर से संबंध कैसा होगा? स्वाभाविक है बृहस्पति देव के साथ भी संबंध अच्छे नहीं होंगे, और यही वजह है 3-12-21-30 तारीख को जन्मे जातक 3 मूलांक होता है, बृहस्पति देव इनके स्वामी होते हैं, और तो इनका दिन भी उत्तम उतना नहीं होने की संभावना है। यद्यपि 2.5 स्टार मिल रहे हैं, 70%
सफलता का दर हो सकता है यदि बृहस्पति राहु देव उनसे छल प्रपंच न करे, शिक्षा से संबंधित हो आदि, तो शुभ ला सकता है। 4 मूलांक वाले और 4 भाग्यांक वाले, यानी 4 का संबंध 4 ऐसे जातक से जिनका 4, 13, 22, 31 तारीख को जन्म हुआ होता है, 4 मूलांक बनता है, राहु ही स्वामी बनते हैं। तो जो खुद में कल्पना में डूबा रहता है, उसका कल्पना से संबंध वह कार्य नहीं कर सकता, केवल सोचते रहेगा। तो इसलिए 1 स्टार मिल रहा है, 10% सबसे कम सफलता का दर होने की संभावना है इनका। 5 मूलांक वाले मध्यम अंक है, 1 और 9 के बीच का मध्य अंक है। कुमार है, जिसे कहा जाता है प्रिंस कहा जाता है, 1 से 9 के बीच का। तो 5, 14, 23 तारीख को जिनका जन्म है, दिन शुभ सामान्य होने की संभावना है। 3 स्टार मिल रहे हैं, 80 से 90% सफलता का दर होने की संभावना है। 6 मूलांक वाले 6, 15, 24 तारीख को जिनका जन्म होता है, शुक्रदेव इनके स्वामी बनते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है। 3 स्टार इनके मिल रहे हैं, 80 से 90% सफलता का दर होने की संभावना है। 7, 16, 25 जिनका जन्म है, तिथि है किसी माह का, 7 मूलांक बनता है, केतु देव इनके स्वामी होते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है। राहु यदि सर हैं तो केतु धर हैं। तो 4 स्टार मिल रहे हैं, 90 से 100% सफलता का दर होने की संभावना है, जो कि 1 मूलांक वालों के लगभग बराबर है। 8 मूलांक वाले जिनका जन्म तिथि 8, 17, 26 तारीख को हुआ होता है, शनि देव जिनके स्वामी होते हैं, सावधानी जरूरी है। 4, 8 का कॉम्बिनेशन, 8, 4 का कॉम्बिनेशन उत्तम नहीं होता है। 1 स्टार मिल रहे हैं, 10 से 40% सफलता का दर होने की संभावना है। 9, 18, 27 जिनका जन्म होता है, मंगल जिनके स्वामी होते हैं, 9 उनका मूलांक होता है। मंगल देव का एग्रेशन का है। राहु देव किसी चीज को बढ़ाते हैं, यानी शुक्र देव के साथ यदि रहे तो शुक्र के गुणों को बढ़ाएंगे, जो कि शुभ है, अच्छा है, क्योंकि भोग विलास का है, विलासिता का है। मरकरी ज्ञान का है, संचार का है, इसलिए, और केतु देव स्पिरिचुअलिटी का है, इसलिए इनके से संबंध अच्छा है। वही सैटर्न के साथ अच्छा नहीं है, क्योंकि सैटर्न न्याय के देवता हैं, उन्हें झूठ फरेब ज्यादा पसंद नहीं। वायु देव, वायु के राहु हैं, और किसी चीज को बढ़ाना वह जो है शनिदेव का ही, क्योंकि धीमे चलते हैं। राहु किसी चीज को बढ़ाता है, ज्यादा ये बनता है, इसलिए 1 स्टार मिल रहे हैं, 10 से 40% सफलता का दर होने की संभावना है। 9, वही 9 मूलांक वाले के लिए, क्योंकि 9, 18, 27 तारीख को जिनका जन्म होता है, मंगल देव स्वामी होते हैं, एग्रेशन का कारक है। और ऐसे व्यक्ति जब राहु से संबंध होता है तो वह एग्रेशन उसका बढ़ता है, इसलिए शुभ नहीं हो सकता कार्य में, इसलिए 1.5 स्टार मिल रहे हैं, 20% सफलता का दर है। तो ये रहे हमारे दैनिक पंचांग की प्रस्तुति। आप हमसे बने रहे, आप इसको ध्यान से सुनते रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि ये आपके लिए उपयोगी होगा, और यदि आप इसमें कुछ नयापन चाहते हैं, कुछ प्रस्तुति को हटाना चाहते हैं, सुझाव जरूर दें। साथ ही हमारी त्रुटि को जरूर बताएं। यदि पहली बार हमें देख रहे हैं तो यूट्यूब का के चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके मित्र परिजन शुभेच्छुक जो हैं आपके, उनके जीवन में भी शुभता है, इसके लिए उन्हें शेयर साझा करें पोस्ट को। और अंत में आपका सुझाव आमंत्रित है, जो हमारे लिए पारिश्रमिक, उत्साहवर्धक और त्रुटि निराकरण के लिए उपयोगी है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, इसके सुझाव जरूर दें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। माता लक्ष्मी तथा शुक्रदेव की आप पर असीम कृपा बनी रहे, और आपका दिन शुभ हो। जय माता लक्ष्मी, जय